और सीधा रुक करें बड़ी खबर की ओर। विधानसभा के शीतकालीन सत्र का दूसरा दिन है आज। सुबह 11 बजे शुरू होगी सदन की दूसरे दिन की कार्यवाही। राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के साथ होगी सदन के दूसरे दिन की शुरुआत। तो राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा करेंगे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। विधायकों के सवालों के सदन में जवाब देंगे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। शीतकालीन सत्र में पारित किए जाएंगे कई अहम विधेयक। विधानसभा के शीतकालीन सत्र का दूसरा दिन है आज। सुबह 11 बजे शुरू होगी सदन की दूसरे दिन की कार्यवाही। राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के साथ सदन के दूसरे दिन की शुरुआत होगी। तो देखिए, कल जिस तरह से पहला दिन रहा, राज्यपाल के अभिभाषण के साथ कार्यवाही की शुरुआत हुई और आज भी 11 बजे सदन की कार्यवाही शुरू हो जाएगी और राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा की जाएगी आज। तो 3 दिन का ये सत्र जो है वो रहने वाला है। 13 नवंबर, 14 नवंबर और 18 नवंबर को ये सत्र रहेगा। तो 3 दिन की ये कार्यवाही। तो राज्यपाल का जो अभिभाषण हुआ कल, उस पर आज चर्चा की जाएगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आज चर्चा करने वाले हैं और इसी के साथ ही विधायक जो भी सवाल करेंगे उनका जवाब देते हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी नजर आएंगे। पक्ष और विपक्ष के बीच कई मुद्दों पर नोकझोंक होने की संभावना भी नजर आ रही है। देखिए, विपक्ष जो है वो तमाम मुद्दों को लेकर, तमाम ऐसे ज्वलंत मुद्दों को लेकर सदन में हंगामा कर सकता है, लेकिन सत्ता पक्ष की आपने अक्सर देखा होगा कि पूरी तैयारी होती है। तो विपक्ष तमाम ऐसे मुद्दे जिन पर हंगामा होने के आसार हैं, डीएपी खाद की कमी का मुद्दा, एमएसपी, पराली, डेंगू का मुद्दा और इसी के साथ ही महंगाई, बेरोजगारी, ऐसे कई ज्वलंत मुद्दे हैं जिनको लेकर आज हंगामा देखने को मिल सकता है। तो विधानसभा के शीतकालीन सत्र का दूसरा दिन है आज और देखिए, इस बीच आपको ये भी बता दें कि क्योंकि सत्र की जो ये कार्यवाही है वो इसलिए भी खास रहने वाली है क्योंकि कई विधेयक जो है वो प्रस्तुत भी किए गए और कौन कौन से विधेयक जो हैं वो यहाँ पर प्रस्तुत किए गए थे उनका भी हम जिक्र करेंगे और कौन कौन से विधेयक जो है वो पास किए जाएंगे इसका भी हम जिक्र करेंगे। तो राज्यपाल के अभिभाषण पर आज चर्चा की जाएगी और कई विधेयक पास होने की संभावनाएं भी नजर आ रही हैं। कल जिस तरह से आपने भी देखा कि 7 विधेयक जो है वो प्रस्तुत किए गए और खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी और संवाददाता चंडीगढ़ से हितेंद्र जुड़ गए हैं। हितेंद्र, आज दूसरे दिन की कार्यवाही, राज्यपाल के अभिभाषण पर आज चर्चा की जाएगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी कई विधायकों के सवालों के जवाब देते हुए नजर आएंगे। हितेंद्र। हाँ बिल्कुल साधना, क्योंकि आज दूसरा दिन है सत्र की कार्यवाही का, तो ऐसे में बेहद महत्वपूर्ण ये दिन हो जाएगा। कल राज्यपाल का अभिभाषण हुआ और राज्यपाल के अभिभाषण के बाद चर्चा हुई है। राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान जिस तरीके से काफ़ी गर्मा गर्मी भी देखने को मिली, कई मुद्दों पर जब सवाल पूछे गए और सरकार से जवाब मांगा गया है, कई मुद्दों पर सरकार से सवाल किए गए कांग्रेस विधायकों की तरफ से, चाहे वो अशोक अरोड़ा की तरफ से जो उठाए गए मुद्दे हैं उनकी बात करें या फिर गीता बुक्कल की तरफ से जो मुद्दे उठाए गए, जो बात उठाई गई, क्योंकि अनुसूचित जाति में भी वर्गीकरण किया गया है, वो भी लागू हो गया है कल से। कल शाम 5 बजे से इसकी घोषणा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की तरफ से की गई थी, तो वो भी लागू हो गया है। और ऐसे में अब जिस तरीके से तमाम जो नए विधायक चुन करके पहुंचे, जो पहली बार सदन में पहुंचे, ऐसे 40 विधायक, उनमें से भी ज़्यादातर को बोलने का मौका दिया गया। तो पहला दिन भी काफ़ी खास रहा और आज का दूसरा दिन है। आज भी लंच तक वो चर्चा चलने वाली है। लंच तक का जो समय रहेगा उस दौरान चर्चा होगी और राज्यपाल के अभिभाषण पर ही चर्चा होगी, क्योंकि राज्यपाल के अभिभाषण में कई महत्वपूर्ण बातें और सरकार का जो विजन है अगले 5 सालों का, वो विजन यहाँ पर रखा गया है, तो उसको लेकर के चर्चा की जाएगी। और उसके बाद फिर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी तमाम सवालों का जवाब भी देते हुए नजर आएंगे और धन्यवाद करेंगे राज्यपाल का अभिभाषण देने के लिए, क्योंकि राज्यपाल के अभिभाषण पर थैंक्स मोशन चल रहा है, तो उसमें धन्यवाद भी प्रस्तुत करते हुए नजर आएंगे। और जो तमाम विधायकों की तरफ से अपने अपने क्षेत्र की समस्याएं उठाई
उठाई गई हों या फिर पूरे प्रदेश की जो समस्याएं इन दिनों चल रही हैं वो समस्याएं यहाँ पर उठाई गई हों, क्योंकि हमने देखा कि आफ्ताब अहमद ने जिस तरीके से, कांग्रेस के वो सीनियर विधायक, उन्होंने नूह के मुद्दे यहाँ पर उठाए हैं कि नूह में जिस तरीके से एक मेडिकल कॉलेज, बड़ा मेडिकल कॉलेज वहाँ पर, लेकिन उसकी हालत खस्ता है। और इसी तरीके से और भी पानी को लेकर के भी मुद्दा उठाया गया, क्योंकि पानी बचाने के लिए भी सरकार की तरफ से बड़ी बड़ी बातें कही गई हैं और राज्यपाल के अभिभाषण में भी ये बात कही गई है कि एक एक बूंद पानी की बचाने को लेकर के प्रयासरत है सरकार। और इसीलिए क्योंकि धान की बिजाई का जब समय होता है उसमें ज्यादा पानी की खपत होती है, तो वहां पर फसल विविधीकरण को बढ़ावा देने के लिए सरकार प्रोत्साहन भी दे रही है, प्रोत्साहन राशि भी दी जा रही है। वहीं युवाओं की अगर बात करें तो युवाओं के लिए रोजगार के मुद्दे पर जब बात की गई राज्यपाल के अभिभाषण में, तो जो सीईटी एग्जाम होता है, अगर 1 साल तक सीईटी पास अभ्यर्थी को नौकरी नहीं मिलती है तो 2 साल तक उन्हें 9,000 रुपए भत्ता मिलेगा, बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। तो उसको लेकर के भी एक बड़ी घोषणा कल यहाँ पर की गई है और 2 लाख नई भर्तियां करने को लेकर के सरकार की तरफ से अपनी प्रतिबद्धता जताई गई है राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान। तो ये महत्वपूर्ण बातें यहाँ पर रही हैं। खेल खिलाड़ियों का भी जिक्र हुआ है, खेल खिलाड़ियों के लिए भी ये कहा गया है कि ओलंपिक में, पैरा ओलंपिक में जिस तरीके से भारत का शानदार जो प्रदर्शन रहा है उसमें जो हिस्सेदारी रही है हरियाणा की, चाहे कुल ओलंपिक के 6 मेडल की बात करें तो उसमें 4 मेडल हरियाणा के, इस तरह की बातें यहाँ पर कही गई। पैरा ओलंपिक में भी 8 मेडल हरियाणा के हैं। तो उसको लेकर के ये कहा गया कि हरियाणा की खेल नीतियां जो हैं, हरियाणा की खेल नीतियों की सराहना यहाँ पर की गई है और उसी को लेकर के ये यहाँ पर कहा गया कि सरकार की तरफ से सर्व समावेशी जो विकास है वो लगातार किया जा रहा है और तमाम ये बातें यहाँ पर कही गई हैं, तमाम बातों का ध्यान रखा गया है। जिस तरीके से सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की बात यहाँ पर कही गई है, एक बार फिर से दोहराई गई है राज्यपाल के अभिभाषण में, उसको लेकर के भी विपक्ष ने सवाल उठाए हैं। विपक्ष की तरफ से ये कहा गया है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास सिर्फ कहा जाता है, ऐसा होता नहीं है। इस तरह की बातें यहाँ पर कही गई हैं कि भेदभाव किया जा रहा है, क्योंकि हमने जब तमाम विधायकों से बातचीत करने की भी कोशिश की तो उस दौरान भी उनकी तरफ से ये तमाम बातें कही गई हैं कि क्या सिर्फ सत्ता पक्ष के जो विधायक चुन करके जहां से आए हैं, क्या वहीं पर विकास होगा, क्या वहीं पर ये तमाम बातें की जाएंगी, क्यों उन जगहों पर डीएपी खाद की किल्लत हो रही है जहां पर विपक्ष के विधायक हैं, क्यों उन जगहों पर तमाम जो विकास के कार्य करवाए जा रहे थे वो पेंडिंग पड़े हैं। इस तरह के सवाल उठाए गए हैं और इन सवालों का जवाब भी देने का काम करेंगे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। आज दोपहर बाद, लंच के बाद जब विधानसभा की कार्यवाही फिर से शुरू होगी तो उस दौरान ये बातें रहेंगी। और कल की अगर बात करूं, पहले दिन की अगर बात करूं तो काफी कई मुद्दों पर हल्की फुल्की नोकझोंक भी देखने को मिली है। बहुत ज्यादा हंगामा पहले दिन नहीं हुआ, ज्यादातर कार्रवाई जो है वो सही तरीके से चलेगी। और हालांकि एससी में जो वर्गीकरण का मामला सामने आया जब, तो उसको लेकर के जरूर सवाल उठाए गए। और इसके अलावा अनिल विज के जो पहले बयान है, कैबिनेट मंत्री अनिल विज की तरफ से जिस तरह के बयान दिए गए चुनाव में जीत होने के बाद कि मुझे मारने की कोशिश की गई या फिर इस तरह की कि मेरे खिलाफ साजिशें रची गई, इस तरह की जो बातें सामने आई उसको लेकर के भी तंज कसा गया पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ से। उन्होंने ये कहा कि ये बहुत गंभीर मुद्दा है, जिस तरीके की बातें सामने आई हैं इसका समाधान एक ही है कि इनको फिर से गृह मंत्री बना दिया जाए। तो इस तरह की बातें सामने आई हैं, हंसी मजाक भी देखने को मिला, ठहाके भी लगे और हंगामा भी थोड़ा बहुत देखने को मिला पहले दिन। आज का दिन, दूसरा दिन, बेहद महत्वपूर्ण दिन, राज्यपाल का अभिभाषण ही होगा और राज्यपाल का अभिभाषण जो कल हुआ उस पर चर्चा जो चल रही है, कल भी जिस तरीके से चर्चा चली, नए विधायकों को मौका दिया गया। स्पीकर हरविंदर कल्याण की कोशिश है कि हर विधायक जो है वो जो नए चुन करके विधायक आए हैं वो अपनी ज्यादा से ज्यादा बातों को रख सके, उसको लेकर के उनका स्पेशल धन्यवाद भी करते हुए नजर आए जो नवनिर्वाचित विधायक हैं। उन्होंने भी ये कहा कि हमें पहली बार बोलने का मौका दिया जा रहा है। उनको थोड़ी सी कुछ जो नियम है उसमें भी थोड़ी उनके लिए पहले दिन ढिलाई देखने को मिली, यानी कि पहला सत्र है, इस पहले सत्र में उन तमाम जो नए विधायक चुनकर के आए हैं, 40 जो विधायक चुनकर के आए हैं, उनको विशेष रूप से बोलने का मौका दिया जा रहा है। तो ऐसे में बेहद खास ये दिन है, पहली ये सत्र की कार्रवाई चल रही है नायब सरकार पार्ट 2 की, तो उसको लेकर के बेहद महत्वपूर्ण आज का दूसरा दिन रहने वाला है। और दूसरे दिन में और भी कई चीजें जो है वो खास यहाँ पर
देखने को मिल सकती हैं। जिस तरीके से लगातार जो कार्रवाई चलेगी, जब उसके बाद देखेंगे। हमारे साथ विधायक हैं घनश्याम दास जी, उनसे बातचीत कर लेते हैं। सर नमस्कार, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया सर, पहला दिन राज्यपाल का अभिभाषण हुआ, राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा भी हुई है, आज दूसरा दिन रहने वाला है, कितना खास आज का दिन रहेगा? देखिए, राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा कल शुरू हुई है और दोनों पक्षों के विधायक, सत्ता पक्ष के और विपक्ष के, उन्होंने अपनी अपनी बात रखी है। सत्ता पक्ष के विधायकों ने जो हमारी पिछली 10 साल की उपलब्धियां हैं उसकी चर्चा की और निश्चित रूप से उन उपलब्धियों को ही जनता ने स्वीकार किया। हरियाणा एक हरियाणवी एक के नारे को हम अमल में लाए हैं। जनता ने उसको स्वीकार करते हुए हमें तीसरी बार पूर्ण बहुमत दिया। इसके लिए कल मैंने विधानसभा में भी जनता का धन्यवाद किया है और आपके चैनल से भी जनता ने तीसरी बार लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई। मैं पुनः आपके चैनल के माध्यम से जनता का धन्यवाद करता हूं। और विपक्षियों के पास कोई मुद्दा नहीं था। बार बार सभी वक्ता जो विपक्षी हैं उन्होंने डीएपी की और पराली की चर्चा की और एक बार कहने के बाद बार बार उसकी चर्चा का कोई लाभ नहीं रहता। सदन के समय का सदुपयोग करना चाहिए। अपनी बात जब उनके नेता ने कह दी तो उसके बाद जो दूसरे विषय हैं उसके ऊपर उनको चर्चा करनी चाहिए थी, परंतु वो पराली और डीएपी की कमी, पराली जलाना और डीएपी कमी की चर्चा करते रहे, जबकि वास्तविकता यह है कि पर्याप्त मात्रा में डीएपी खाद उपलब्ध है। पराली जलाने की घटनाएं पहले से कम हुई हैं और निश्चित रूप से हम सब चाहते हैं कि पराली को डिकम्पोज किया जाए खेत में ही। उससे खेत की उर्वरा शक्ति, उपजाऊपन बढ़ता है और जो ऑर्गेनिक मैटर है जो जरूरी है जमीन के लिए, जमीन की सेहत के लिए, जमीन के स्वास्थ्य के लिए, वो बढ़ने से निश्चित रूप से फसल की अच्छी पैदावार होगी। राज्यपाल के अभिभाषण पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने तंज कसा। ये कहा है कि ओल्ड वाइन इन न्यू बोतल, इस तरह से वो तंज कसते हुए नजर आए। ऐसा है कि इसके अलावा वो कुछ कह नहीं सकते। कभी तो वो कह सकते हैं खोदा पहाड़ निकला चूया, कभी कह देते हैं कि ओल्ड वाइन इन न्यू बोतल, और कभी कुछ कह देंगे। मैंने अपने वहां वक्तव्य में प्रदेश सरकार ने क्या किया और उस माननीय महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में आगे क्या करने वाले हैं उसकी भी चर्चा हुई और मैंने उन सब तथ्यों को सदन के पटल पर अपने वक्तव्य के द्वारा रखा। और निश्चित रूप से वर्तमान सरकार 10 साल के जो काम विकास के हुए हैं उनको आगे बढ़ाएगी। हरियाणा एक हरियाणवी एक जो हमारा बोध वाक्य है उसके आधार पर काम करेगी। बिना पर्ची बिना खर्ची हमने 1,72,000 नौकरियां दी हैं। आगे भी इसी प्रकार नौकरी देंगे युवाओं को और एक ई सिस्टम के माध्यम से अत्याधुनिक तकनीक का प्रयोग करते हुए, सब सिस्टम को ऑनलाइन करते हुए अपने हरियाणा प्रदेश के लोगों को हम फेसलेस सुविधा देने की ओर आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से सवाल उठाए गए विपक्ष के सदस्यों की तरफ से कि सरकार की मंशा, सरकार की नीयत सही नहीं है, सरकार की तरफ से बातें कही जाती हैं सबका साथ सबका विकास, लेकिन भेदभाव किया जाता है जहां से सत्ता के जो नुमाइंदे वो चुन करके नहीं आए। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, जब हम आयुष्मान कार्ड बनाते हैं तो सभी का बनाते हैं जो उसके पैरामीटर्स पूरे करते हैं। बीपीएल कार्ड बनाते हैं चाहे वो सत्ता पक्ष के विधायक का क्षेत्र है और चाहे वो विपक्ष के विधायक का क्षेत्र है। हम बिल्कुल सब जो उन मापदंडों को पूरा करते हैं उनके लिए बनाते हैं। सरकार ने अगर बिना पर्ची बिना खर्ची मेरिट के आधार पे भर्ती की है तो क्या कोई आंकड़ा विपक्ष ऐसा प्रस्तुत कर सकता है कि उनके क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति सरकारी नौकरी में नहीं लगा? इस बात का अगर वो उत्तर दे दें तो हम उनकी बात को मान सकते हैं कि वो जो बात कह रहे हैं वो सही है, परंतु ना तो उन्होंने कोई आंकड़ा दिया ना वो प्रस्तुत कर सकते हैं। बिल्कुल बिना भेदभाव के सब जगह विकास के काम
हो रहे हैं। आपने सुना ही होगा कल सदन में किस तरीके से आफ्ताब अहमद ये कहते हुए नजर आए कि नूह में मेडिकल कॉलेज जो है उसको वो रेफरल हॉस्पिटल एक तरह से बन चुका है, वहां पर सुविधाएं नहीं है, स्कूलों में टीचर्स नहीं है, इस तरह के भी मुद्दे उठाए गए सदन में। ऐसा कई बार विपक्षी सदस्य अखबार में छपने के लिए इस प्रकार के मुद्दे उठाते हैं, और उन्होंने अगर मुद्दा उठाया है और वहां वैसी स्थितियां हैं तो हमारा काम है, सरकार का काम है उन परिस्थितियों को ठीक करना। और जो बातें विपक्षी सदस्यों ने कही हैं, अगर कहीं भी कोई कमी नजर आएगी तो हम निश्चित रूप से समान विकास समान रोजगार की बात करते हैं, हम उन कमियों को दूर करेंगे। प्रत्येक मतदाता हमारे लिए महत्वपूर्ण है, चाहे वो सत्ता पक्ष के विधानसभा क्षेत्र में है, चाहे वो विपक्ष के विधानसभा क्षेत्र में है। और मैं इस बात को और स्पष्ट करना चाहता हूं कि जहां आज हम सत्ता में हैं पक्ष में विधायक, और जहां विपक्ष में हैं वो कभी भी अदल बदल हो सकती है, तो सारा हरियाणा हमारे लिए एक है। और हम तो जहां हम विधायक नहीं बना पाए वहां लोगों का मन जीतने के लिए हम समान रूप से विकास करेंगे ताकि कोई भी हमारे ऊपर ये आरोप न लगा सके। एक जो नशे की समस्या लगातार प्रदेश में बढ़ रही है और जो डोंकी के माध्यम से इलीगल तरीके से जो युवा विदेश जा रहे हैं, उसको लेकर के आप क्या कहेंगे? क्योंकि विपक्षियों ने इस बात को भी बड़ी मजबूती के साथ सदन में उठाया और नशे की समस्या बढ़ भी रही है हरियाणा। नशा समाज को खोखला करता है। हमने समय समय पर SIT गठित करके नारकोटिक्स विभाग के द्वारा नशे के ऊपर नियंत्रण करने का सफल प्रयास किया है। और जहां तक अवैध रूप से विदेश जाने की बात है, ये समाज की दोनों बुराइयां हैं। समाज के लोग विदेश जाना चाहते हैं और वो वैध अवैध तरीका इस्तेमाल करते हैं। मैं अपने युवाओं से आपके चैनल के माध्यम से ये प्रार्थना करना चाहूँगा कि नशे की ओर ना बढ़ें। नशा युवाओं को खोखला कर देगा और अवैध तरीके से विदेश ना जाएं। आज सारी दुनिया, सारा विश्व बहुत छोटा हो सका है। देयर आर सो मेनी लीगल प्रोसेसेस जिसके माध्यम से हम विदेश जा सकते हैं। युवाओं को उनका प्रयोग करना चाहिए। नशे की समस्या जब पंजाब में बहुत ज्यादा बढ़ी, साल 2014 से ही हम सुन रहे हैं, हरियाणा में ये समस्या ना बढ़े इसके लिए लगातार सरकार की तरफ से बातें कही गई, लेकिन क्या वजह है कि अब हरियाणा में ये कहा जाने लगा कि पंजाब से भी ज्यादा हरियाणा में ये समस्या? देखिए, नशा एक सामाजिक बुराई है। केवल सरकारी स्तर पर वो पूर्ण रूप से कंट्रोल हो जाएगा, मुझे इसमें संदेह नजर आता है। समाज के लोगों को जागृत करना पड़ेगा, युवाओं को जागृत करना पड़ेगा। और हमारे केंद्रीय गृह मंत्री श्रीमान अमित भाई शाह अनेक बार इसकी घोषणा कर चुके हैं कि हम नशे के ऊपर पूर्ण नियंत्रण करेंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो आपने सुना विधायक घनश्याम दास को, किस तरीके से वो ये कहते हुए नजर आए कि विपक्ष के पास जब मुद्दे नहीं होते तो इस तरह की तमाम जो बातें, तमाम आरोप लगाए जाते हैं, लेकिन अगर कहीं भी कोई कमी पाई जाएगी तो उस पर भी सरकार काम करेगी, उसको ठीक करने का काम सरकार करेगी। और तमाम विषयों को लेकर के जो आरोप विपक्ष की तरफ से लगाए गए। बिल्कुल हितेंद्र, रोकना चाहूंगी इस बीच एक बड़ी खबर। तीसरी बार बीजेपी सरकार बनाने के लिए जनता का धन्यवाद। तो देखिए, यमुनानगर से बीजेपी विधायक घनश्याम दास अरोड़ा को आप सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि पराली जलाने की जो घटनाएं हैं वो कम हुई हैं। इसी के साथ ही कांग्रेस पर भी वो निशाना साधते हुए नजर आए हैं कि कांग्रेस अक्सर बेबुनियादी बातें करती है, तो बेबुनियादी बातें करना विपक्ष का काम है। प्रदेश में डीएपी खाद की जो कमी है वो नहीं है। तो देखिए, डीएपी खाद की कमी को भी वो कहते हुए नजर आए हैं कि प्रदेश में इसकी कमी नहीं है। बिना पर्ची खर्ची 1,72,000 नौकरियां दी गई हैं। तो कांग्रेस विधायक आफ्ताब अहमद पर भी तंज कसते हुए नजर आए हैं बीजेपी विधायक घनश्याम दास अरोड़ा। अखबार में छपने के लिए मुद्दे उठाए जाते हैं। अगर कहीं कमी है तो ठीक की जाएगी। तो बीजेपी विधायक घनश्याम दास अरोड़ा से हरियाणा न्यूज से खास बातचीत की है। उन्होंने कहा कि हरियाणा का सम्मान विकास बीजेपी अक्सर कर रही है। तीसरी बार बीजेपी सरकार बनाने के लिए जनता का धन्यवाद करते हुए भी नजर आए हैं घनश्याम दास अरोड़ा। हमारे संवाददाता और सहयोगी हितेंद्र लगातार बने हुए हैं। हितेंद्र, देखिए, जिस तरह से आपने यमुनानगर से बीजेपी विधायक घनश्याम दास अरोड़ा से बातचीत की, उन्होंने भी इस तरह से बताया है कि विपक्ष अक्सर बेबुनियादी बातें करता है और कई तरह के ऐसे मुद्दे हैं जो उठाता भी आया है। लेकिन हितेंद्र, ऐसे में सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है इस बात पर चर्चा करना कि अक्सर विपक्ष जो है वो ऐसे मुद्दे जरूर उठाता है। महंगाई है, बेरोजगारी है, डीएपी खाद की कमी है, पराली है, डेंगू है, ऐसे कई मुद्दे हैं जिनको लेकर
सदन में हंगामा आज भी देखने को मिल सकता है। हम नकार नहीं सकते कि डीएपी खाद की कमी है, चाहे पराली जलाने के जो मुद्दे हैं वो भी सामने आ रहे हैं, आप भी जानते हैं। तो ऐसे में आज विपक्ष है वो किस तरह से हंगामा कर सकता है? देखिए, पहला दिन था कल का और राज्यपाल का अभिभाषण हुआ। सभी ने सुना, सभी ने सरकार की जो आगे का विजन है 5 साल का उसको सुना कि क्या कुछ उसमें रहने वाला है, क्या खास रहेगा। कई सारी बातें इस तरह की थी जो पहले से चली आ रही हैं। साल 2014 से जब से देश में प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी, तब उन्होंने एक नारा दिया, सबका साथ सबका विकास, फिर सबका विश्वास उसमें ऐड किया गया। तो इस तरह की बातें उसमें रखी गई हैं एज इट इज। और इसके अलावा जिस तरीके की बातें और कही गई हैं, चाहे वो खेल और खिलाड़ियों को बढ़ावा देने की बात हो, किसानों के हित में काम करने की बात हो, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए काम करने की बात हो, वो तमाम बातें इसमें रखी गई हैं। सभी वर्गों के लिए राज्यपाल के अभिभाषण में समान तरीके से बातें रखने का प्रयास सरकार की तरफ से किया गया। उसके बाद विपक्ष का काम है जनहित के मुद्दों को उठाना, जनता की समस्या को उठाना। तो बिल्कुल स्वाभाविक सी बात है कि जहां भी जरा से भी अगर कमी कहीं दिखेगी या कुछ मुद्दे ऐसे हैं जिनको लेकर के घनश्याम दास जी भी ये कहते हुए नजर आए कि ये सामाजिक बुराइयां हैं, तो इस तरीके के मुद्दे लगातार बने रहते हैं। और यही वजह है कि विपक्ष के पास भी इस तरह की चीजों को लेकर के, इस तरह की बातों को लेकर के मुद्दा उठाने का मौका होता है और सरकार से सवाल पूछे जाते हैं कि सरकार इस समस्या के समाधान के लिए क्या कर रही है, क्या स्टेटस है, कहां तक काम हुआ है या काम नहीं हुआ है तो क्यों नहीं हुआ है, मेडिकल कॉलेज में या अस्पतालों में डॉक्टर्स की कमी क्यों है, वहां पर स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर क्यों नहीं है। इस तरह की तमाम समस्याएं उठाई जाती हैं। इसके अलावा स्कूलों का भी मुद्दा है। स्कूलों को लेकर के भी लगातार यह आरोप सरकार पर लगातार रहा है। विपक्ष के सरकारी स्कूलों को बंद करना चाहती है सरकार, तो वहीं सत्ता पक्ष की तरफ से कहा जाता है कि पीएम श्री स्कूल बनाए गए हैं, मॉडल संस्कृति मॉडल स्कूल बनाए गए। इस तरह की बातें लगातार सत्ता पक्ष और विपक्ष की तरफ से चलती रहती हैं और वही सब कुछ आज एक बार फिर से दूसरे दिन, क्योंकि सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायकों को, जो बचे हुए विधायक हैं जो अभी तक चर्चा में भाग नहीं ले पाए हैं, राज्यपाल के अभिभाषण पर अपना विचार नहीं रख पाए हैं, क्योंकि राज्यपाल के अभिभाषण पर बातचीत करते करते वो अपने क्षेत्र से संबंधित जो समस्याएं हैं उनको भी उठाने का मौका होता है। चाहे सत्ता पक्ष के विधायकों चाहे विपक्ष के विधायकों अपने अपने क्षेत्र में भले ही वो राज्यपाल के अभिभाषण के समर्थन में खड़े होते हों या विरोध करने के लिए खड़े होते हों उन चीजों का, तो वो अपने अपने क्षेत्रों की समस्याएं जरूर उठाते हैं। जो जो रिक्वायरमेंट्स हैं, चाहे कहीं अगर मेडिकल की समस्याएं हैं, हॉस्पिटल की अगर समस्याएं हैं तो वो अपनी समस्या उठाते हैं, कहीं सड़कों की समस्याएं हैं तो वो अपनी सड़कों की समस्याओं को उठाते हैं। जो पिछले काम हुए हैं, सत्ता पक्ष के विधायक हैं तो वो उनका धन्यवाद करते हुए फिर अपने आगे की जो रिक्वायरमेंट है उसको सामने सदन में रखते हैं। और अगर विपक्ष के विधायक हैं तो वो सीधे भेदभाव का आरोप लगा देते हैं कि हमारे यहाँ तो कुछ हुआ ही नहीं है। तो इस तरह की चीजें लगातार देखने को मिली पहले दिन, और आज दूसरा दिन रहेगा। दूसरा दिन बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है क्योंकि मुख्यमंत्री का भी भाषण राज्यपाल के अभिभाषण पर होना है, धन्यवाद प्रस्ताव भी पेश किया जाएगा। और सदन में लंच से पहले का अगर समय की बात करें तो जो बाकी बचे हुए विधायक हैं उनको मौका मिलने वाला है राज्यपाल के अभिभाषण पर बोलने का। तो अब 11 बजे, ये सुबह 11 बजे का समय है, सुबह 11 बजे सत्र के दूसरे दिन की कार्यवाही जो है वो शुरू होगी। बिल्कुल हितेंद्र, देखिए ये भी इस तरह से आपने देखा होगा कि कल जिस तरह से पहले दिन 7 विधेयक जो है वो प्रस्तुत भी किए गए थे। हालांकि अभी इस पर भी चर्चा करना सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है कि कौन कौन से विधेयक पास किए जाएंगे और संभावना किन की नजर आ रही है और कौन कौन से बिल जो है वो पास किए जाएंगे। हाँ बिल्कुल साधना, कई विधेयक जो हैं वो पेश किए गए हैं सदन के पटल पर। चाहे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की बात करें, एचएसजीपीसी में संशोधन का विधेयक उनकी तरफ से पेश किया गया, एक और विधेयक मुख्यमंत्री की तरफ से पेश किया गया, और 2 यूएलबी डिपार्टमेंट के विधेयक पेश किए गए। पंचायती राज संस्थान से जुड़ा हुआ विधेयक भी पेश किया गया है। जिस तरीके से हमने देखा कि तमाम जो विधेयक हैं वो भी पेश किए गए और उन पर चर्चा होना भी बाकी है। उसको लेकर के भी सदन में विपक्ष की तरफ से सवाल उठाए गए कि हमें जानकारी दी जाए कि क्या कुछ बदलाव इनमें किया गया, क्योंकि कुछ विधेयक ऐसे हैं जो जिनमें संशोधन किया गया है। तो उसको लेकर के यहाँ पर कहा गया है कि क्या कुछ उसमें संशोधन किए गए हैं, उसके बारे में भी जानकारी दी जाए। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो हरियाणा संविदात्मक जो कर्मचारी उनकी सेवा की सुनिश्चितता विधेयक जो है वो पेश किया गया मुख्यमंत्री की तरफ से, और उसमें
कहा गया कि जो HKRN के माध्यम से जो नौकरी पर लगे हैं, जिनको नौकरियां मिली हैं HKRN के माध्यम से, उनको रोजगार की गारंटी देने की बात जो है वो कही गई है। इस पर भी विपक्ष ने सवाल उठाए हैं कि इसमें कोई आरक्षण नहीं है, कोई भी एक्स सर्विसमैन के लिए कोई रिजर्वेशन नहीं है। तो इस तरह की जो चीजें हैं, क्या क्राइटेरिया रहा है HKRN में जो भर्ती किए गए हैं, अगर आप उनको नौकरी की गारंटी दे रहे हैं, यानी कि आप सरकारी जो 2 लाख पद खाली पड़े हुए हैं उनको भरने की मंशा सरकार की नहीं है, तो ऐसे में एक बड़ा जो जिनको आरक्षण मिला है, चाहे वो BC के लिए आरक्षण मिला है, चाहे वो SC के लिए आरक्षण मिला है, चाहे वो एक्स सर्विसमैन के लिए रिजर्वेशन है, तो उनको अगर भर्ती नहीं किया गया है उसी तरीके से, तो ये एक तरह से उनके हकों पर डाका है। इस तरह की बातें कल कांग्रेस विधायक गीता बुक्कल कहती हुई नजर आई। जब मैंने उनसे पूछा कि क्या आप सदन में इस विधेयक का विरोध करेंगी, तो उन्होंने कहा कि हम देखेंगे पहले उसमें है क्या, किस तरीके से क्या कुछ प्रोसेस उनका रहने वाला है, उसके बाद इस पर बात की जाएगी। और सदन में जैसे ही इस बारे में चीजें सामने आएंगी तो वो देखने को मिलेगा। सदन में हो सकता है इस पर भी चर्चा हो। मुख्यमंत्री की तरफ से विधेयक पेश किया गया और ये बड़ा वादा भी मुख्यमंत्री ने किया था चुनाव से पहले। सभी HKRN के जो कर्मचारी हैं उनके लिए एक बड़ा वादा मुख्यमंत्री ने किया था और अध्यादेश सरकार लेकर के आई थी। अब उसी का विधेयक जो है वो पेश किया गया है सदन में। HSDBC में संशोधन विधेयक पेश किया गया है। ULB डिपार्टमेंट की अगर बात करें तो कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने 2 विधेयक रखे। हरियाणा नगरीय क्षेत्र विकास व विनियमन संशोधन विधेयक, हरियाणा नगर निगम संशोधन के ये विधेयक जो हैं वो रखे गए हैं। हरियाणा ग्राम शामलात भूमि संशोधन विधेयक भी रखा गया है। हरियाणा पंचायती राज विधेयक भी रखा गया है। तो ये पेश किए गए हैं सदन में विधेयक और इन पर भी चर्चा होनी है। कई जो संशोधन इन विधेयकों में किए गए हैं, इन बिलों में किए गए हैं। 7 विधेयक तो प्रस्तुत कर दिए गए हैं, लेकिन पास कितने होते हैं ये भी देखने वाली बात होगी। लगातार आप बने रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए और नजर बनाए रखने के लिए। बहुत शुक्रिया। रोकना चाहिए छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे, बने रहिए। गृह मंत्रालय इसको दे दे, सदन से बाहर निकलो। आप नेता प्रतिपक्ष नहीं सुन सके, अपने नेता से बयान हुआ है कि हम BSc वर्गीकरण का विरोध करते हैं।